हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी काफ़ी बढ़िया हैं। कल आपके एग्ज़ाम है, लिटिल बिट नर्वस हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपने वैसे भी दो दे रखा है तो इतनी प्रॉब्लम फ़िलहाल आपको नहीं होगी और हम लोग काफ़ी कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। उम्मीद मुझे है आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा। पेपर भी दोनों ठीक है, सब कुछ अपनी रेंज पे है। जो भी पढ़ा है उतना ही पढ़ के जाइए। बहुत प्रयास ना करिए कि परेशान होइए, नए चीज़ों में बिल्कुल नहीं। अभी मैं यहाँ पर आपका जो समावेशी शिक्षा है दूसरा पेपर, उसके क्वेश्चंस यहाँ पर करवा रही हूँ। तो ये सारे के सारे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ। बाकी आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगी, जैसे आपके पहले पेपर के मैंने दोनों करवाए, तो इसके भी मैं यहाँ पर करवाऊंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार पूरा देख लीजिए कि ये चीज़ें ऐसी, ये क्वेश्चंस नए हैं, इससे पहले मैंने एक भी बार नहीं करवाया है। आपने पढ़ा है लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी करवा रही हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। आप जुड़े मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? क्वेश्चन 2016 का है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालक भी आते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से विकृत बालकों को सम्मिलित किया जाता है। जो शरीर से प्रॉब्लम में है, मन से भी हैं, दिमाग से भी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। एक नंबर का बहुत ही यूनिक सा प्रश्न। आगे बढ़िए। दूसरा, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है? ये आपके 16 का प्रश्न है। पिछड़े बालकों से अभिप्राय अभिप्राय ऐसे बालकों से है जिनकी बुद्धि लब्धि औसत से कम होती, एवरेज से कम होती है। इनमें विचारशीलता की क्षमता का विकास अपेक्षाकृत कम होता है। इनकी जो विचारशीलता की क्षमता का विकास है वो कम होता है। ये बालक विद्यालय के कार्य में सामान्य रूप से प्रगति करने में असमर्थता दिखाते हैं। हर तरीके से ये जैसे नॉर्मल बच्चे बिहेव करते हैं वैसे ये नहीं कर पाते। इनमें डिफेक्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, ये स्लो होते हैं उनसे। तो आप ऐसी बात लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मध्यम रूप में दृष्टिबाधित बालकों के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है? ये भी पेपर का प्रश्न है। वे बालक जो आंशिक रूप से देखने में सक्षम होते हैं उनके नेत्र में प्रतिबिंब की तीव्रता बहुत कम होती है। इनकी जो दृष्टि की क्षमता है वो 20 से 70 लगभग देखने को मिलती है। थोड़ा आगे पीछे का, कोई दूर का देखने में होता है, कोई पास का होता है, तो ये एक रेंज है। अर्थात सामान्य बालक यदि किसी वस्तु को 70 फीट की दूरी से देख सकते हैं तो दृष्टिबाधित उसको 20 फीट पर रखी हुई वस्तु को देखने में योग्य होंगे। ये क्षमता की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, वाक दोष। वाक दोष का अर्थ क्या होता है? ये पेपर का प्रश्न है। वाक विकार एक प्रकार का अधिगम दोष है। इसमें अंतर्गत छात्र ध्वनि को समझकर उसका कुटानुवाद और शीघ्र प्रति उत्तर नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब टीचर ने क्या बात बोली है और क्या पूछ रहे हैं वो उसको समझ के कहिए कि वो कर ले जाए तो वो नहीं कर पाते, अथवा इसे करने में उसे कठिनाई होती है और समस्या के प्रति वो ग्रसित रहते हैं। भाषा को समझने और नामों को दोहराने में उनको बहुत ज़्यादा समय लगता है, वो उस बात को अपनी तरह से समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण बताइए। जिनके हड्डियों में प्रॉब्लम होती है उनके संबंधित बातों से पूछ रहा है आपसे। तो आपको दिमाग में लेकर चलना होगा कि ये भी पेपर का प्रश्न है। अस्थिबाधित अंगों पर समुचित नियंत्रण नहीं होता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती है। मांसपेशियों के सहयोग का अभाव होता है। बैसाखी की सहायता से चलते हैं, ठीक है, सपोर्ट लेके लड़खड़ा कर चलते हैं। शारीरिक अंग, हाथ पैर, उंगली, गर्दन, इन सब में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पॉइंट्स में यहाँ पर आती हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए 83, सामान्य बच्चों में कौन सी मानसिक विभिन्नताएं होती हैं? जो सामान्य बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन सी मानसिक विभिन्नताएं होती हैं? तो पहला, सामान्य बालकों का विशिष्ट बालकों की तुलना में मस्तिष्क पूर्णतः स्वस्थ और रोग मुक्त होता है। वो एकदम फिट एंड फाइन होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के रेशियो के बीच में होती है। इनकी शैक्षिक उपलब्धि अच्छी होती है जिससे वे अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं, आराम से हर चीज़ को सीखने में सक्षम होते हैं। आगे बढ़िए। सामान्य बच्चों की दो विशेषताएं बताइए क्या होती हैं? ये 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। सामान्य बालक आशावादी, उभयमुखी, सामाजिक होते हैं तथा व्यवहारिक प्रवृत्ति के होते हैं, जहाँ पर ये चीज़ें उनमें देखने को ऐसे ऐसे स्किल से गुण मिलते हैं। सामान्य बालक अपने परिवार, पड़ोस और समाज विद्यालय में आसानी से समायोजन स्थापित कर लेते हैं। हर बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं और प्रॉपरली हर चीज़ को बहुत ही बढ़िया सीख लेते हैं। पहला और दूसरा यहाँ पे आपका दोनों सही होगा। आंशिक रूप से शारीरिक असक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। तो जो असक्षम बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित बालक होते हैं, वाक्बाधित होते हैं, श्रवणबाधित होते हैं और अस्थिबाधित होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको 16 का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं?
असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत वंचित वर्ग के बच्चे आते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, लिंग, भाषा, धर्म, वर्ग, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो ये 16 का पूछा गया क्वेश्चन है आपका। चलिए, बच्चों के वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र बताइए। कि आपके डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, तो मानसिक आयु पर वास्तविक आयु इंटू 100 सबको पता है, कोई नई चीज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? 2017 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया प्रणाली से होता है जिससे प्रत्येक बालक को, चाहे वो विशिष्ट हो या सामान्य हो, बिना किसी भेदभाव के साथ ही एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकी और सामग्री के साथ हर तरीके से, मतलब अगर कोई भी चीज़ पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी, सबको एक साथ सिखाई जाएगी, सबको एक बराबर हर चीज़ इक्वली की जाएगी। तो ये समावेश में होती है। आगे बढ़िए। अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय, ये क्या होता है जिनको डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कहा जाता है? 2017 का ये प्रश्न है। वंचित बालक विशिष्ट बालकों की ही श्रेणी में है जिसकी उत्पत्ति सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषमताओं के कारण होती है। निरंतर वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक प्रगति के बावजूद भी हमारे समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत ही असमानता देखने को मिलती है। हर चीज़ इक्वल नहीं होती है, बहुत ही इम्बैलेंस होता है। एक वर्ग में बहुत ही संपन्न है, दूसरा बहुत ही अलग है, दूसरे वर्ग के बालक अनेक प्रकार से स्थिर है, किसी के नहीं है। तो ऐसी समस्याएं भी देखने को इनमें मिलती हैं। इन सुविधाओं की कमी के कारण विकास संपन्न बालकों की तरह नहीं हो पाता है, तो प्रॉब्लम्स भी होती है। हर जगह डिफेक्ट बच्चों में नहीं होता है, परिस्थिति का भी होता है। नेक्स्ट आइए। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 120 से ऊपर होती है। एक टर्मन साहब ने पूरा बुद्धि लब्धि का एक चार्ट बनाया था, तो उसमें एक रेशियो लिख दिया था, तो उससे हम ये चीज़ जानते हैं। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। तो ये कह सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? जो बच्चे नेत्र से नहीं देख पाते अच्छे से, उनको कैसे आप पढ़ा सकते हैं? तो वर्तमान समय में एक ऐसी सहकारिता योजना का विकास किया जाता है जिसके द्वारा कम देखने वाले बालकों को विशिष्ट प्रकार की शिक्षा और शिक्षक के अंतर्गत कार्य करते हैं कि उनको ही स्पेशल तरीके से सिखाएं और बताएं। बालक के स्वास्थ्य और शिक्षक को उत्तरदायित्व अधीक्षक, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, विशेष स्वास्थ्य सेवा अध्यापक, ये सब लोग मिले होते हैं और इनके ही सहयोग के माध्यम से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो आपको इसको बिल्कुल भी ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो बुद्धि लब्धि की बात है, बुद्धि परीक्षा से बुद्धि लब्धि आंकी जाती है। जी हाँ, जो बुद्धि के टेस्ट होते हैं हम उनसे बुद्धि लब्धि को आंक सकते हैं। बुद्धि लब्धि आवांशिक आयु और वास्तविक आयु के बीच का एक रेशियो होता है। बुद्धि लब्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति का निर्धारण भी करते हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। यदि किसी बुद्धि लब्धि ऐसे, मतलब 14 वर्ष के बालक के निर्धारित औसत मान 75 है, तो उसके बालक की परीक्षा में उसका औसत मान इतना आएगा। वो एक रेशियो की बात है, बट आपकी बुद्धि लब्धि की परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। विशिष्ट बालकों की दो विशेषताएं बताएं। हमेशा विशेषताएं और महत्व दो ही पूछे जाते हैं, तो ये प्रायः विलक्षण प्रतिभा के असाधारण और विभिन्नता का व्यवहार करते हैं बहुत ज़्यादा, या विभिन्नता सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है जो देखने को मिलती है। 17 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए 94 है। सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं दो परीक्षण का उल्लेख आपको करना है। तो पहला यहाँ पर सृजनात्मक परीक्षण यहाँ पर एक है और चित्र पूर्ति परीक्षण आपका यहाँ पर दो है। तो ये 17 का पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन के दो प्रमुख कारण बताइए। ये 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, पर इसको यहाँ पे आपको नाम बता देती हूँ। शैक्षिक पिछड़ेपन के दो कारण जो है, निम्न बौद्धिक स्तर, जो IQ का लेवल है वो कम है, वो स्लो है, बहुत मंदित है, कम सीख पाते हैं और समय बहुत लगता है। स्कूल का वातावरण नहीं अच्छा है, टीचर्स नहीं प्रेजेंट है, पुस्तकालय नहीं, लाइब्रेरी नहीं, सुविधाएं नहीं है, तो ये मेजर प्रॉब्लम्स भी होती है। स्कूल की चीज़ें भी प्रॉपर तरीके से सेटअप होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? जो प्रॉब्लम से हमेशा घिरे रहते, प्रॉब्लम में ही रहते। समस्यात्मक बालक से तात्पर्य उन बालकों से है जो परिवार, कक्षा, विद्यालय में विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं। ऐसे बालकों का व्यवहार अन्य बालकों से बहुत भिन्न होता है। ये वातावरण के साथ स्वयं को मिला ही नहीं पाते हैं। ऐसे बालक अपने अध्यापकों के लिए समस्या बने रहते हैं। समस्या में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके, चोरी करने वाले, क्रोध करने वाले, गुस्सा करने वाले, झूठ बोलने वाले, मार पिटाई करने वाले, हाँ भाग जाने वाले, घर से हर जगह से होमवर्क ना कर, सारे बच्चे इसी में आते हैं। आगे बढ़िए। आप तो नहीं है ना इसमें, कि आप भी हैं? समावेशी शिक्षा से सामान्य शिक्षा किस प्रकार भिन्न है? समावेशी शिक्षा का तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बच्चे को, चाहे विशिष्ट हो या सामान्य, कोई भेदभाव नहीं हो, सबको एक जगह बैठाकर पढ़ाया जाएगा और हर इच्छाओं की पूर्ति की जाएगी। इस तरीके से होता है दोनों के बीच में।
लेकिन कह सकते हैं कि सामग्री के साथ उनके सीखने की आवश्यकता को पूरा किया, जबकि सामान्य शिक्षा के अंतर्गत केवल सामान्य बच्चों को ही ध्यान देते हैं, जो अच्छे वर्ग के होंगे, हर चीज़ में अच्छे होंगे, उन्हीं को ध्यान देंगे। और समावेश में सब ले आकर एक साथ, ठीक है। बाल अपराध रोकने हेतु तो दो प्रमुख उपाय लिखे, दो मेन उपाय लिखे। ये भी आपका 17 का प्रश्न है। तो पहला यहाँ पर है निरीक्षण। पहला जो अपराध है या उपाय है वो है निरीक्षण। अभिभावकों को प्रतिदिन कुछ समय बालकों के साथ भाई बिताए। पेरेंट्स को भी अगर बच्चे के साथ वक्त देंगे तो थोड़ा सा जानकारियाँ, गतिविधियाँ, निरीक्षण करना चाहिए कि बच्चा आखिर कर क्या रहा है, उसकी आवश्यकता, उन चीज़ों को परामर्श दिए, समझाइए। तो निरीक्षण बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चा डरता भी रहेगा कि चेकिंग होगी। दूसरा नैतिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए। महान पुरुषों के जीवन गाथाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए कि बेटा ये गलत है, ये सही है, ये आपसे बड़े हैं, मान सम्मान को, ऐसी बहुत सारी बातें आपको उन्हें शिक्षा सिखानी चाहिए। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है स्नैनल, स्नैनल, स्नैलन है, ठीक है, चार्ट है, एक चार्ट का नाम है। यहाँ पर लिखा हुआ है का विकास किसने किया, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये हर्बर्ट स्नैनल ने किया, इसलिए इनके नाम पर बड़ा अजीब नाम इन्होंने रखा है, ठीक है। तो ये इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलो। नेक्स्ट यहाँ पर है शैक्षिक प्रशिक्षुओं, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य ये है समावेशी एवं सामान्य बालकों के मध्य सामंजस्य बिठा सके। दूसरा है धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करके समस्त बालकों को समान शिक्षा प्रदान करे। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाक्य दोष का अर्थ स्पष्ट करिए। ये 18 का प्रश्न है। ये आपके 16 में भी आया था, जहाँ विभिन्न प्रकार का एक अधिगम दोष होता है कि वो टीचर जो ध्वनि बोलते हैं वो उनको समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनसे क्या बात कही जा रही है, वो उनको अपने तरीके से कर ही नहीं पाते हैं, उनको सुनाई नहीं देता ढंग से और वो उन चीज़ों को बोल भी नहीं पाते। बाल अपराध के दो कारण लिखिए। बाल अपराध जो तब बच्चे करते हैं उसका रीज़न क्या है जो आप यहाँ पर पढ़ना है। तो 2018 का पूछा गया प्रश्न है वंशानुक्रमी। जी हाँ, हेरिडिटी का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसी चीज़ें हैं माता पिता को ध्यान में रखना चाहिए ताकि इस ऐसी प्रवृत्तियाँ ना बढ़ने पाएँ। और शारीरिक दोष भी हो जाता है कभी कभी इन सब चीज़ों के कारण, तो देखने को मिलता है, शारीरिक कारण भी रहता है। आगे बढ़िए। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के दो प्रकार, कोई भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एच ग्रस्त लिखा है, आप रिफ्लेक्ट वो क्या कहते हैं ग्राफिका था क्या, और जो डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया वो भी लिख दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लिखना है, ठीक है। अधिगम क्षमता में आ जाएगा। ये 18 का प्रश्न है, तो अच्छा प्रश्न है फिलहाल। नेक्स्ट आइए, धीमी गति से सीखने में कौन कौन से कारण होते हैं। धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण, पहला असमान रूप से कम बौद्धिक क्षमता वाले और लंबी बीमारी और स्कूल से लंबी अनुपस्थिति वाले। ये 18 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक दृष्टि बाधक बच्चे की पहचान कैसे करेगा। तो पहला है पलकों पर खुजली होने पर सूजन होना, कि मतलब अगर बच्चों को आँखों में प्रॉब्लम है तो उन्हें दिखाई नहीं देगा, तो वो क्लियरली बता देंगे, चश्मा लगा के आएंगे, आंखें उभरी उभरी रहेंगी, पानी गिरेगा, बहुत कुछ होता है। पलकों का बार बार झपकना, आंखें तिरछी होना, पूरी ना खुलना, पुस्तकों वस्तुओं को आंखों के एकदम पास ले जाकर देखना। तो ये समस्याओं को जब टीचर अनुभव करता है तो वो जान जाता है कि ऐसी प्रॉब्लम बच्चे को है। समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। समावेशी बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य और शारीरिक रूप से बाधित होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के बालक एक साथ समावेश शिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे समावेशी का मतलब ये है कि वहाँ पे सामान्य को भी लेते हैं और जो ऐसे शरीर से मन से ऐसे ग्रसित है, प्रॉब्लम से घिरे हुए, उनको भी इसमें लिया जाता है। और लिया इसलिए जाता है कि वो सामान्य के साथ जब उठे बैठेंगे देखेंगे तो उनका भी मन करेगा कि नहीं लाओ हम भी फाइट करते हैं और सीखते हैं। बुद्धि लब्धि से क्या समझते हैं, क्या आशय है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 18 का प्रश्न है, बुद्धि परीक्षणों में बुद्धि परीक्षण से बुद्धि लब्धि आंकी जाती है। बुद्धि लब्धि के विचार सबसे पहले प्रयोग 1960 स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के द्वारा किया गया। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बीच का एक रेशियो होता है। बुद्धि लब्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति का बहुत ही अच्छे तरीके से निर्धारण करते हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें सिखाई, समझाई और बताई जाती हैं। आगे बढ़िए। अपवंचन क्या है। 2018 का पूछा गया प्रश्न है, अपवंचन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निरंतर वैज्ञानिक तकनीकी आर्थिक प्रगति के बावजूद हमारे समाज के विभिन्न वर्ग बहुत ही असमानता विद्यमान। जी हाँ, इतने सारे वर्ग हैं, प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। एक वर्ग बहुत ही संपन्न, दूसरा वर्ग बहुत ही विभिन्न है, एकदम डिफरेंट है, ठीक है। दूसरे वर्ग के बालक अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं की कमी के कारण उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, नहीं सीख पाते। इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित होना ये अपवंचन में होता है कि हर चीज़ सबको इक्वली नहीं मिलती है।
तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आइए, चिन्ह भाषा पैकेज का प्रयोग किन बालकों के लिए किया जाता है? साइन लैंग्वेज। तो वास्तविक रूप से चिन्ह भाषा पैकेज का प्रयोग श्रवण बाधित जिनको सुनाई नहीं देता है उनके अधिगम के लिए किया जाता है, जिसमें स्वर शब्द आदि के विशेष चिन्ह होते हैं जिनको वो छूते हैं, देखते हैं और उससे वो पहचानने का काम करते हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पर है फोनिक कान स्यून ट्यूब उपकरण क्या है? तो लिखा हुआ है फोनिक कान उपकरण के माध्यम से ध्वनि सीधे अधिगमकर्ता के कान में प्रेषित की जाती है। शून्य ट्यूब उपकरण का प्रयोग ध्वनि को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो 21 का आपका ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं 22, अस्थिबाधित बालकों के लिए सहायक उपकरण का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो अस्थिबाधित है बैसाखी वगैरह तो होती ही है, बहुत सारी चेयर्स भी आती है और बहुत सारी और भी चीज़ें होती है जिनको आप आराम से उनको देकर उनके मोटे पेन के होल्डर्स है जिसमें, ताकि वो उनके हाथों में अगर कोई प्रॉब्लम है तभी वो पकड़ पाएँ और काम कर पाएँ। सहकारी अधिगम के विभिन्न अंग बताइए। पहला, खेल द्वारा अधिगम, समूह द्वारा अधिगम, ठीक है, सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक प्रदर्शन, शैक्षिक, कोई सारा, इतना ढेर सारा, आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। बहुसंदेशी शिक्षण की परिभाषा लिखिए। तो संवेदी, यहाँ लिखा है संवेदी अंग ज्ञान मार्ग में पहली वस्तुएं। आज आपकी जैसे क्लास हो रही, कल भी आपकी होगी, परसों भी आपकी सारी होगी। बस आप लोग जैसे पढ़ना, पेपर मुझे आकर टेलीग्राम पर शेयर कर देना, मैं आपको ज़रूर करूँ। लेकिन मैं जो पेपर्स करवाऊँगी ना, मैं तुरंत का जो भी होगा वो आपको करवा दूँगी, अन्यथा मैं सारे पेपर्स आपको आपके पेपर हो जाने के बाद क्लास करूँगी और उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करके हर चीज़ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया है? तो लुईस ब्रेल ने किया। ये आपको दिमाग में लेकर चलना होगा। लुईस ब्रेल की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 जनवरी 1852 को मात्र 43 वर्ष की आयु में हुई थी। नेक्स्ट आइए, प्रचलित सहकर्मी शिक्षण प्रतिमान बताइए। तो कक्षा के अनुसार सहकर्मी शिक्षण, पार उपक्रम, बड़े उप सामग्री शिक्षण, पारस्परिक और एक ही आयु के सहकर्मी शिक्षण, इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। बड़ी सिस्टम किसे कहते हैं? तो बड़ी सिस्टम एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत दो लोग एक इकाई के रूप में एक साथ काम करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक दूसरे की निगरानी और सहायता करने में, शेयरिंग वाला जो होता है कि हेल्प भी कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, कंट्रोल भी है। बौद्धिक अक्षमता क्या होती है? बौद्धिक अक्षमता बालक के बौद्धिक क्रियान्वयन की विभिन्न स्तरीय अवस्थाएं होती हैं, जो बालक की अधिगमता, उसकी परिपक्वता, सामाजिक समायोजन संबंधी जो क्षमता होती है उसको क्षतिग्रस्त करती है कि चीज़ें आपकी नहीं बन पा रही, मैच्योरिटी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं, चीज़ें नहीं, तो उनको सिखाना, बताना, काम में करना, ये सारी आपकी बौद्धिक अक्षमता में आ जाती है, जहाँ पर बच्चा मतलब इंटेलिजेंट तरीके से वो काम करने में सक्षम नहीं है। चलिए, निर्देशन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता ये है, निर्देशन सतत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में है कि व्यक्ति के पहले स्वयं को समझने का प्रयास करता है, अपनी रुचि, क्षमता, कौशल, योग्यता अधिकतम उपयोग करना सीखता है। दूसरा, निर्देशन एक प्रक्रिया के रूप में, निर्देशन का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। 2 पॉइंट है, दोनों आप आराम से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशन के 2 प्रकार है। तो एक व्यक्तिगत होता है जो पर्टिकुलर दिया जाता है, एक शैक्षिक होता है जो सबको एक साथ इस तरीके से दिया जाता है। परामर्श के प्रकार आपको बताने हैं, तो मनोवैज्ञानिक परामर्श है, नैदानिक है, मनोचिकित्सीय परामर्श है और छात्र परामर्श। ये आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया है रॉबर्ट्स के अनुसार परामर्श का उद्देश्य बताइए। तो परामर्श का उद्देश्य, परामर्श लेने वाले अपनी शैक्षिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में सहायता देते हैं। जहाँ पर आप बुद्धि लब्धि की कोई चीज़ है, पढ़ाई की चीज़, व्यवसाय की, व्यक्तिगत समस्या, उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आगे बढ़ते हैं, निर्देशन और परामर्श किन दृष्टिकोण से आवश्यक होता है? तो निर्देशन और परामर्श 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बालकों के भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करता है। 16 का प्रश्न है, क्योंकि आपको अगर गाइडेंस है तो आप बढ़िया काम करेंगे अपने फ्यूचर के लिए। परामर्श के उद्देश्य क्या होते हैं? छात्रों को उनकी योग्यताओं और उनके दृष्टिकोण के विकास में सहायता करना, जो वो सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहा है कि आगे कैसे हेल्प करेगा, उसमें आप परामर्श दीजिए। उनकी समस्या का समाधान करिए ताकि वो हर चीज़ को सीख पाएँ और अच्छे से काम कर पाएँ, वो बहुत ज़रूरी होता है। निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करिए, क्या होता है? निर्देशन तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति इस प्रकार की सहायता दी जाती है ताकि वो अपनी जो जन्मजात और अर्जित क्षमता उसको समझे, उनका प्रयोग कर समस्याओं को स्वयं हल करने का प्रयास करे, कि ये चीज़ें इस तरीके से हैं जिसमें उसको बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्प मिले। आगे बढ़ते हैं, निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। निर्देशन का पहला और प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का बहुमुखी विकास करना, मल्टीपल डायरेक्शन में विकास करना, और दूसरा यहाँ पर है कि इस योग्य बनाना कि वातावरण के साथ वो एडजस्ट, इन्वायरमेंट के साथ वो फुल्ली एडजस्ट हो जाएं और हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्वायर कर लें।
नेक्स्ट है, परामर्श का अर्थ स्पष्ट करिए। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती है जिनका समाधान वो अकेले नहीं कर सकते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, ताकि वो उन चीज़ को सीखें और उसे बहुत ही अच्छे से काम करके हर चीज़ को बेस्ट तरीके से कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशन और परामर्श के दो प्रमुख अंतर लिखिए। पहला अंतर है, निर्देशन का क्षेत्र व्यापक होता है, बहुत ही बड़ा होता है। परामर्श का क्षेत्र संकुचित होता है, क्योंकि पर्टिकुलर समस्या पर परामर्श दिया जाता है। निर्देशन शक्ति, समय और वित्तीय रूप से मितव्ययी होता है, काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लंबे समय तक होता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी हेल्प करता है। और ये यहाँ पर जो है खर्चीली के साथ साथ दीर्घकालिक के साथ साथ, मतलब जो खर्चीली बहुत हो जाती है। आगे बढ़िए, यहाँ पर है स्थानापन्न परामर्श है, प्लेसमेंट है। ये क्या है? ये एक ऐसा परामर्श है जिसमें प्राप्तकर्ता जो यूज़र होते हैं, सेवार्थी को उसकी शैक्षिक जितनी क्षमता है, योग्यता है, रुचि के अनुसार उसकी उसमें हेल्प करना, मतलब जो जिस चीज़ के स्किल के साथ है उसको उस लेवल पे हेल्प करना। तो ये आपका प्लेसमेंट काउंसिल होता है, जहाँ पर इस परामर्श के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकृत विकास के लिए परामर्श प्राप्त करता है, तत्पश्चात उसके अनुसार फिर वो काम कर, जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट हो उस चीज़ की आपको काउंसलिंग दी जाती है। परामर्श के पूर्व पुनर्कथन से आप क्या समझते हैं? तो कभी कभी परामर्शदाता सेवार्थी द्वारा कही गई बात को स्वीकृति देने के साथ साथ पुनरावृत्ति भी कही जाती है। परामर्शदाता की दी गई स्वीकृति पुनर्कथन सेवार्थी को इस बात का आभास देते हैं कि परामर्शदाता को उसकी बात समझ में आ रही है और उसे वो स्वीकार करके सीख रहा है, तो ये पुनर्कथन होता है। एक यहाँ पर है, डंसमूर और मिलर महोदय ने छात्र परामर्श के संबंध में कितने उद्देश्य बताए हैं? तो इन्होंने 8 उद्देश्य के नाम बताए। कितने बताए हैं? 8 उद्देश्य के नाम। नेक्स्ट आइए, छात्रों को परामर्श परामर्श प्रदान करने के लिए कौन सी विधियां उपयोग में लाई जाती है? तो व्यक्तिगत परामर्श भी देते हैं लोग, पर्टिकुलर और सामूहिक भी देते हैं। तो दो विधियां हैं जो काफ़ी प्रयोग होती हैं। आगे बढ़िए, वेबर के अनुसार शैक्षिक निर्देशन क्या है? शैक्षिक निर्देशन चेतना विमुक्ति प्रयत्न है, मतलब एक प्रयास है जिसके द्वारा व्यक्ति की जो बौद्धिक विकास है उसमें सहायता प्रदान की जाती है और चीज़ों को सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद की जाती है। आगे बढ़िए, परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सही बताइए। कुछ भी लिख दीजिए, आपको देखो लेखक के नाम का आया है तो कोई भी लिख दीजिए, इतना आपको किसी को याद नहीं रहता। तो परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों के संपर्क से है, जिसमें एक को किसी प्रकार की दूसरे व्यक्ति से सहायता प्रदान की जाती है, कि एक है किसी तरीके से किसी की कोई हेल्प करके काम उसको या कोई हेल्प कर रहा है। 18 का प्रश्न है, अच्छा है। योग्य परामर्शदाता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये क्रो एंड क्रू की बहुत ही फेमस परिभाषा है, जो कि आपके 18 के पूछी गई। 18 के प्रश्न रिपीट होने की उम्मीद है। डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय। डीजीटी का पूरा नाम होता है डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम जो है मनोवैज्ञानिक डिजिटल तरीके से निर्देशन देने का प्रयत्न करते हैं और प्रयास करते हैं। सरकार बहुत कुछ करती है। पर्यवेक्षक क्यों आवश्यक है? तो पर्यवेक्षण शिक्षा के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सुपरविजन होना ज़रूरी है। अधिगम की प्रक्रिया सुनिश्चित तरीके से, सुसंगठित तरीके से चले, उसको एक रूप प्रदान करने के लिए पर्यवेक्षण होना ज़रूरी है। शिक्षक छात्र के सभी कार्यों का समन्वय स्थापित हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब सुधार के काम आवश्यक हैं। मनोविज्ञानशाला किस स्तर पर कार्य करती है? तो मनोविज्ञानशाला का प्रशिक्षण अनुसंधान संबंधी कार्यमंडल पर वर्क करता है, जहाँ पर 10 मंडल बनाए गए हैं। ग्राम शिक्षा समिति के दो कार्य बताइए। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, बेसिक शिक्षा स्कूल की स्थापना करना, उनका प्रशासन, नियंत्रण, प्रबंधन करना। बेसिक स्कूल के जो विकास है, प्रकाश है, जो भी चीज़ें प्रयास है उनमें सुधार करना, जो भी समस्याएं हैं उनकी देखभाल करना। पर्यवेक्षण प्रविधि की विशेषताएं बताइए। पर्यवेक्षण प्रविधि के अंतर्गत नवीन विधियां उपकरण का प्रयोग किया जाता है, नई नई चीज़ें आती जिनमें काम किया जाता है। पर्यवेक्षण का स्वरूप बहुत ही डायनेमिक होता है। पर्यवेक्षण शिक्षक संस्थान के कार्यक्रम को निश्चित समय पर करने का प्रयास करता है। क्रियाओं को विस्तार किया जाता है जहाँ पर हम सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य वही है, गांव की देखभाल करना, सुचारू रूप से सब कुछ अच्छे से करवाना, देख रेख करना, ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़िए, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख। डाइट का काम है फ्रेंड्स, क्या होता है? विद्यालय के शिक्षकों के सेवा पूर्व में सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षक के लिए जो ये नहीं अवेलेबल उनको कराना। मतलब डाइट क्या है ये आपको दिमाग में रखना। बीएसए क्या होता है? जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो बीएसए का ऑफिस है, बीएसए ऑफिस के हेड होते हैं। निरीक्षण के दो उद्देश्य बताइए। तो शिक्षकों की त्रुटि का मूल्यांकन करना और उनकी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाना, चेंज लाना, छात्रों को प्रेरणा देना कि ये गलत है, ऐसे नहीं करिए। ग्राम शिक्षा समिति के किसके अंतर्गत आता है? तो ग्राम शिक्षा समिति को पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी बनाया गया, जहाँ पे
सामुदायिक सहभागिता को आगे रखते प्रोत्साहित किया जाता है। परामर्श के सहयोग देने वाले प्रमुख विभाग कौन से, कौन कौन इसको देता है? तो मनोविज्ञान इलाहाबाद, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सा अधिकारी संस्थान, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, ये सारे उसमें आते हैं। सरकारी, गैर सरकारी संगठन, समितियां, सब कुछ। नेक्स्ट आइए, जिला स्तर के निकाय के कितने प्रतिनिधि सदस्य होते हैं? तो शिक्षाविद होते हैं, महिलाएं होती हैं, युवक के प्रतिनिधि और अभिभावक के प्रतिनिधि होते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, डाइट के कोई 2 विभागों के नाम लिखिए। तो पाठ्यक्रम अधिगम सामग्री मूल्यांकन का एक विभाग होता है, 18 का प्रश्न है, और दूसरा जो होता है वो शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग होता है। विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। तो बच्चों के दृष्टिकोण एवं अधिकार को दिमाग में रखना, 18 का प्रश्न है। सामाजिक और शिक्षा की नीति को बनाए रखना, स्थिरता को ध्यान रखना, शिक्षा के परिस्थिति और पर्यावरण पहलू को दिमाग में लेकर चलना, शिक्षक की पहचान और शिक्षक का विकास करना। आगे बढ़िए। निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव लिखिए। ये भी 18 का प्रश्न है। तो निरीक्षणकर्ता साथ मिलकर कार्य करें, एक वास्तविकता जानने हेतु कक्षा का वीडियो का प्रयोग करना। ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है कि कोई चीज़ अगर हम उस तरीके से हमें सिखाना है, हम चाहे जैसे सिखाएं। आगे बढ़ें। तो ये प्रश्न फ्रेंड्स इतने थे जो कि मैंने आपको लगभग कह सकते हैं 26 मिनट्स की क्लास हुई और काफ़ी कुछ मैंने करवा दी। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, परेशान नहीं होएगा। मैंने आपको इसको इसलिए करवाया कि 1 बाई 1 करके मैंने ये ऑल इन वन बुक से करवाया, ताकि आपके जो बुक्स क्वेश्चंस पीछे दिए गए वो आप देख लो, उसकी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाए। बाकी आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, मैंने कुछ करवाया भी है, तो वो आपके लिए हेल्प आउट हो जाएगा। ये रहा रिवीजन, ऐसे ही पढ़िए। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, अच्छा होगा पेपर।